बच्चों, आपने छत्तीसगढ़ी में कहानी कविता पढ़ा होगा और नाटक भी देखा होगा। हिंदी व्याकरण में आपने बरवा छंद का अध्ययन किया होगा। आज के वीडियो में हम कवि शेषनाथ शर्मा सील द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी में बरवा छंद का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सील के बरवा छंद, जिसके कवि है शेषनाथ शर्मा सील। तो थोड़ा सा हम शेषनाथ शर्मा सील के बारे में जान लेंगे क्योंकि इनके जीवन परिचय से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इनका जो जन्म है वो 14 जनवरी 1914 को छत्तीसगढ़ के जांजगीर में हुआ था और ये संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और हिंदी साहित्य के विद्वान थे। और इनकी जो रचनाएं हैं वो काव्य, कलाधार, राष्ट्र धर्म, अग्रदूत, संगीत सुधा, विशाल भारत जैसे उच्च कोटि की पत्रिकाओं में छपती थी। इसका आपको याद रखना है। और साथ ही इनके जो काव्य ग्रंथ हैं उनका नाम याद रखना है, जिसमें है कविता लता और रविंद्र दर्शन। और भी इन्होंने क्या किया है कि हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने छत्तीसगढ़ी में भी लेखन कार्य किया और इनको प्रसिद्धि किसमें मिली? रस सिद्ध कवि सील जी ने छत्तीसगढ़ी में बरवा छंद को प्रतिष्ठित किया। यही उनकी सबसे अलग जो करती है सबसे यही है कि उन्होंने बरवा छंद को प्रतिष्ठित किया, वो भी छत्तीसगढ़ी में। आपने हिंदी व्याकरण में तो बरवा छंद पढ़ा है, लेकिन आज हम छत्तीसगढ़ी में बरवा छंद पढ़ेंगे। और साथ में इनका ये है कि डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी के शब्दों में सील जी की प्रारंभिक कविताएं छायावादी है और इनकी मृत्यु भी याद रखना है, 7 अक्टूबर 1997 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे छंद को 3 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले खंड आ है, जिसमें इसका जो शीर्षक है वो है विदा के बेरा। विदा का मतलब होता है विदाई। जब लड़की का विवाह होता है, विवाह के पश्चात जब वो ससुराल जाती है तो उस समय उसके मायके से जब उसे भेजते हैं तो वो क्या कहलाता है? विदाई कहलाता है। और बेरा क्या होता है? समय, मतलब विदाई के समय का। यहाँ पे कवि जो शेषनाथ शर्मा सील जी हैं, उन्होंने इस छंद में ये बताया है कि विवाह के पश्चात जब एक लड़की की विदाई होती है तो उस समय उस लड़की के क्या मनोभाव होते हैं, यहाँ पे उनका वर्णन किया गया है। तो सुनिए। शुष्कत आवत हो ही भैया मोर, छैहा माँ डोल्हा लेहू अगोर। शुष्कत का मतलब होता है सिसकना, मतलब रोते रोते जो हल्का हल्का सिसकते हैं ना, वो है। आवत का मतलब होता है आना। भैया मोर, अपने भैया को। तो विदाई के समय जो लड़की है वो कह रही है कि मेरी विदाई के लिए मेरे भैया आते ही होंगे और मेरी याद में वो सिसक रहे होंगे। छैया माँ डोल्हा लेहू अगोर। छैया का मतलब होता है छाँव, है ना। डोल्हा का मतलब होता है डोली, जिसमें लड़की को बिठा के ससुराल लिया जाता है। लेहू अगोर, अगोर का मतलब होता है रुकना। और यहाँ पे डोल्हा मतलब जो डोली उठाने वाले कहार होते हैं ना, उसे कहा गया है। तो वो कह रही है कि डोली उठाने वाले, तुम छाँव में डोली लेकर मेरे भैया की आने की प्रतीक्षा करो। अगोर मतलब रोक लो। तो यहाँ पे यही है कि विदाई के समय वो कह रही है मेरे भैया मेरी याद में सिसकते होंगे और आते ही होंगे। तो कहार लोग से कह रही है कि तुम यहीं पे छाँव में ही उनके आने की प्रतीक्षा करो। बहुत पिरोहिल ननकी बहनी मोर, रो रो खोजत हो ही खोरन खोर। अब उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि क्या बहुत पिरोहिल, पिरोहिल का मतलब होता है प्यारी, ननकी मतलब होता है छोटी। तो यहाँ पे बहुत प्यारी मेरी छोटी सी बहन है जो क्या करिए रो रो खोजत हुई। खोजत का मतलब होता है खोजना। खोरन खोर मतलब गली गली में, कि मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन रो रो के मुझे खोज रही होगी और वे सब मुझे याद कर व्याकुल हो रहे होंगी। ये एक लड़की का मनोभाव है कि उसके भैया ऐसा कर रहे हैं। उसके आगे है तुलसी चौरा माँ देव सालिग्राम, मैके ससुर पूरा ने करिया काम। तुलसी चौरा तो आप जानते ही हैं कि तुलसी, ये जो चौरा होता है उसमें तुलसी पौधा लगाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और जो सालिग्राम है उसे सालिग्राम देवता कहते हैं क्योंकि वो तुलसी चौरा में विराजते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रही है कि उसके सारे अपने लिए उसके लिए व्याकुल हैं, वो उसकी प्रतीक्षा कर रही है लड़की, क्योंकि उसकी विदाई हो रही है ना, लेकिन वो रास्ते भर वे सोचते हुए जा रही है। वो कह रही है कि जिस प्रकार तुलसी के चौरा में जो सालिग्राम देवता विराज रहते हैं और सबकी रक्षा करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार तुम मायके और ससुराल के प्रति अपने कर्तव्यों का
पालन करना। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो उसे कह रहे हैं, बता रहे हैं कि लड़कियों की इच्छा होती है तो लड़कियों को कुछ हिदायत दी जाती है कि आपको ससुराल में किस तरह से रहना है। तो ये सारी बातें उनके मायके वालों ने समझाया है, तो ये सब उसे याद करते हुए जा रही है। तो कहती है कि जैसे तुलसी चौरे में शालिग्राम देवता विराज रहते हैं और पूरे घर की रक्षा करते हैं, तो उसी प्रकार तुम अपने मायके और ससुराल के प्रति जो कर्तव्य है अपने कर्तव्यों का पालन करना, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे है, अंगना कुरिया खोजत हो ही गाय, बछरू मोर भी कांदी नहीं चिखाए। अंगना का मतलब होता है आंगन, कुरिया का मतलब होता है कमरा। बछरू जो गाय का बछड़ा होता है उसे कहते हैं कांदी, मतलब जो घास फूस खाते हैं वो। नैच का मतलब होता है नहीं, खाए का मतलब खाना। तो यहाँ पे वो कह रहे कि मेरी गाय जो घर के आंगन व कमरों में मुझे खोज रही होगी। एक लड़की का अपने घर के जो जीव जंतु वस्तु सब चीज़ से लगाव होता है, और जब उसे छोड़ के जाती है तो उसे उसकी याद आते ही रहती है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक स्त्री ने, मतलब एक लड़की ने अपनी बातों को रखा है, कहा है कि मेरी गाय जो है वो घर के आंगन और कमरों में मुझे खोज रही होगी, और उसका बछड़ा तो मेरे बिना हरी घास जो है जिसे कांदी कहा जाता है वो तो खाता ही नहीं होगा। तो इस तरह से सभी लोग मेरे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। वो सब चीज़ को याद करते हुए ऐसा कह रही है। मोर सुरता माँ भैया दुख झन पाए, सुरर सुरर झन दाई रोवे हाय। अब यहाँ पे परिवार के प्रति जो लड़की के मन में संवेदनाएं हैं उसका वर्णन करते हैं कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि सुरता का मतलब होता है याद। मेरी याद करके भैया तुम दुखी मत हो, है ना, दुख झन पाए, दुखी मत हो। और सुरर सुरर झन दाई रोवे, हाँ, ये अपनी माँ को कह रही है कि मुझे याद करके रो रो कर मेरी माँ का हाल भी बुरा होगा, वह भी रो पाए, ऐसा करके वो अपने मन में रख रही है। कवि यहाँ पे बात को कह रहे हैं। तिया जन्म के पोथी माँ दुई पान, मई ससुर बीच माँ पातर परान। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि तिया जन्म मतलब स्त्री का जन्म जो होता है उसमें यही लिखा है कि वह इन दो पार्टों में फंसे रहती। किन दो पार्टों में? अपने ससुराल और मायके के बीच में, कि एक तरफ लड़की का मायका होता है और दूसरी तरफ उसका ससुराल। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे पातर प्राण मतलब पतली सी जान, है ना। तो पातर का मतलब होता है पतला। तो नाजुक सी जान जो है वो कौन है? लड़की है। तो दोनों परिवार के प्रति उसके कर्तव्य है जिन्हें वह पूरा करने का प्रयत्न हमेशा करती रहती। तो यहाँ पे इस छंद में कवि ने यही बताया है कि एक लड़की का जब विदाई होता है तो उसके मायके से जो लगाव जुड़ा रहता है उसे जल्दी से भूल नहीं पाती। वो रास्ते भर घर में एक एक चीज़, उसके जो जीव जंतु हैं, वस्तुएं, अपने माँ बाप भाई बहन सबको याद करते हुए जाती है। और अंत में एक चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है कि जो स्त्री होती है वो दो कर्तव्यों के बीच में रहती है, इसलिए यहाँ पे उसे पातर प्राण कहा गया है। मतलब एक पतली सी जान, नाजुक सी जान, कि एक तरफ उसका मायका होता है और दूसरी तरफ ससुराल, और उसे दोनों परिवारों के कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। और इस चीज़ को एक स्त्री अच्छे से निर्वहन करने की कोशिश करती है। अब ये खंड बा का छंद है जिसमें है ससुराल माँ मायके के सुरता। जब एक स्त्री ससुराल में रहती है तो उसे मायके की याद आती है। सुरता का मतलब होता है याद करना। तो देखिए क्या है, यहाँ पर है आज राउत हाट, अरे कौवा बैठ गए कौरा बाट। यहाँ का मतलब होता है यहाँ। तो अपने ससुराल की बात करें, ससुराल में हर बता रही है कि यहाँ आज राउत हाट मतलब राउत बाजार में क्या लगा है? मवेशियों का बाजार लगाया है। अरे कौवा बैठ गए कौरा बाट, अरे कौवा तुम यहाँ कर बैठो और अपना निवाला जो है, कौरा का मतलब होता है निवाला, जो हम खाना खाते हैं ना, एक कौरा दो कौरा बोलते हैं, तो उसी तरह से है कि वो कौवा को कह रही है कि तुम यहाँ कर बैठो और अपना निवाला बांट कर खाओ। दोनों गांव के देव करव सहाय, मोर लेवाय जुच्छा कभू झन जाय। दोनों का मतलब होता है दो गांव के देवता मेरी सहायता करो। किस चीज़ के लिए? कि दोनों गांव अर्थात मायके और ससुराल के देवता तुम मेरी सहायता करना। किस चीज़ के लिए? मोर लेवाल जुच्छा कभू झन जाय। लेवाल का मतलब होता है जब लड़की विवाह होकर ससुराल जाती है तो उसे मायके पक्ष वाले लेने आते हैं, उसे लेवाल कहा जाता है। उस लेवाल में चाहे उसके भाई हो, पिता हो या फिर उसके मामा जो भी हो, तो उनसे ही कह रही है कि मुझे विदा कराकर ले जाने वाला कभी खाली हाथ ना
जाए। जो छ का मतलब होता है खाली हाथ और झन का मतलब होता है नहीं, तो कभी खाली हाथ ना जाए बल्कि वो मुझे लेकर जाए। एक नियम है कि विवाह के कुछ दिन के बाद जब लड़की ससुराल में रहती है तो मायके पक्ष वाले उसे लेने जाते हैं, तो यहाँ उसी बात को बताया गया है। यहाँ हावे कबरी दोहिन गाय, ननकी वहाँ गोरस बिन नहीं खाए। तो बता रही यहाँ ससुराल में, कबरी का मतलब होता है चितकबरी, जो 2-3 कलर का धब्बा रहता है ना गाय में, वो है। तो यहाँ हावे कबरी दोहिन गाय कि ससुराल में चितकबरी गाय है और वहाँ मायके मेरी छोटी सी बहन ननकी वहाँ गोरस, ननकी मतलब उसकी छोटी बहन, गोरस का मतलब होता है दूध, तो दूध के बिना खाना नहीं खाती है, बिन नहीं खाए। यहाँ हावे कबरी दोहिन गाय, ननकी वहाँ गोरस बिन नहीं खाए, कि यहाँ तो चितकबरी गाय है और मेरे मायके मेरी जो छोटी सी बहन है वो बिना दूध के खाना भी नहीं खाती है। तो यहाँ पर वो इसलिए कह रही है क्योंकि अपने ससुराल में गाय को देख के उसे अपने मायके में जो गाय है उसकी याद आ जाती है और अपनी छोटी बहन की याद आ जाती है, इसलिए वैसा कह रही है। अब आगे है, मैया आइस कुलकत रांधे खीर, हाय विधाता कैसन धरी हम धीर। अब वो अपने माँ को याद करते हुए कह रही है कि मेरे आने की खबर सुनकर मेरी माँ खीर बना रही होगी, खीर तो आप जानते ही हैं, खीर बना रही होगी। हे भगवान अब मैं धीरज कैसे धरूं, हाय विधाता कैसन धरूं धीर। तो उसे अब रुका नहीं जा रहा है, वो याद कर रही है अपने परिवार वालों को। पानी छुईस न झोंगी चोंगी पान, हाय रे पोथी धन रे कन्या दान। तो पानी छुईस, पानी को छूते नहीं हैं। तो यहाँ पे एक नियम ये है कि जब माता पिता अपनी बेटी की विदाई करते हैं, कन्यादान करते हैं, और कन्यादान करने के बाद जब अपनी बेटी से मिलने ससुराल जाते हैं तो एक सामाजिक जो परंपरा है उसके अनुसार वो अपनी बेटी के घर में अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसे ही लड़की कह रही कि हाय रे पोथी धर रे कन्यादान की, ये कैसी परंपरा है कन्यादान की कि माँ बाप जब बेटी के घर में आते हैं तो वो पानी अन्न जल भी नहीं छूते हैं। मोर संग व नहावे सूते खाए, ते भाई अब लट्ठा में नहीं आए। अब वो अपने भाई को याद करते व्याकुल हो रही है और लड़की कहती है कि मोर संग में, बचपन में मेरे संग में जो मेरे साथ नहाता था, सूता खाए, सूता मतलब सोना खाना, जो नहाता था सोता था खाता था, ते भाई अब लट्ठा में नहीं आए। लट्ठा का मतलब होता है पास में, वही भाई अब मेरे पास में भी नहीं आता। वो कैसे अनमना सा रहता है। भाई आधा प्रगट आधा लुकाए, ठाढ़े मुरमुर देखत रही थे हाथ। और वो भाई क्या करता, आधा प्रकट, प्रगट का मतलब होता है सामने, कि छिप कर आधा सामने आता है और आधा छिप जाता है, लुकाए छिप रहा है। और ठाढ़े मुरमुर देखत रही थे हाथ, और एक जगह खड़े होकर, ठाढ़े का मतलब होता है खड़े होकर, मुड़ मुड़ के मुझे देखता रहता है। अब वो मेरे पास नहीं आता, अब उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पराया हो चुका है ना। इस तरह का भाव लड़की के मन में आ गया है। अब खंड सा है, खंड सा में है ससुराल माँ मायके के सुरता। अब ससुराल में है तो उसमें मायके के सुरता आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि इसके पहले ही हमने ससुराल माँ मायके के सुरता पढ़ा था, तो यहाँ पे आएगा मायके में ससुराल के सुरता। अब लड़की अपने ससुराल से मायके में आ गई है, उसकी बात यहाँ पे है, ये यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक दिया है। तो देखते हैं, तन एती मन ओती अड़बड़ दूर, रही रही नैया नदिया बाढ़ है पूर्व। तन का मतलब होता है शरीर और मन का मतलब होता है आत्मा। एती का मतलब होता है इधर और ओती का मतलब होता है उधर। अड़बड़ का मतलब होता है, अड़बड़ मतलब बहुत दूर, बहुत, है ना। रह रहे नैना नदियाँ बाढ़ है पूर्व। तो यहाँ जब स्त्री अपने मायके में है तो उसे ससुराल की याद आ रही है, तो कहती है कि ये कैसी स्थिति है कि मेरा शरीर तो यहाँ है लेकिन मन वहाँ है, कहाँ, ससुराल में। तो मेरा मन ससुराल में है और इसी से रही रही मतलब रुक रुक के मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ रही है और मेरा मन क्या है, व्याकुल हो रहा है। मन मछली ल कैसे परी गए बान, सब दिन मोर रही सब हो गए आन। अब यहाँ पे अपने मन को, मन रूपी मछली को ऐसा कह रही, परिगे बाण, बाण का मतलब होता है बाण, परिगे यानी पढ़ना, कि ये कैसा बाण लगा है, जो हमेशा से मेरे थे वही अब सब पराया से हो गए हैं। सब दिन मोर रही सब हो गए आन, क्या है यहाँ पे ये बात बताया गया है
कि लड़की शुरू से तो अपने मायके में रहती है, विवाह के बाद ससुराल में जाती है, लेकिन अब वो जब वो ससुराल में थी उसमें उसे मायके की याद आ रही थी, अब जब अपने मायके आ गए है तो उसे ससुराल की याद आ रही है। तो यहाँ पे वो ऐसा बोल रही है कि मेरे मन रूपी मछली को एक ऐसा बाण लग गया है जो हमेशा से मेरे थे, मतलब उसके मायके वाले, उसके भाई बहन मम्मी पापा जो हमेशा से अपने थे, वो अब मुझे पराये से क्यों लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उस लड़की का मन उसके ससुराल में लग चुका है, इसलिए वो ऐसा यहाँ पे कह रही है। आगे है, मन मछली है धार के उल्टा जाए, हल्के लावन बैरी नैच भाई। अब फिर कह रहे कि मन रूपी मछली न जाने कैसे आज धारा के उल्टा, उल्टा मतलब विपरीत, जो धार बह रही है उसके विपरीत चल रही है, और हरले मन बैरी नैच भाई। अब मन रूपी शत्रु से मुंह मोड़कर वह न जाने किस ओर जा रही है। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा मन है, जो मेरी इच्छा में जो चीज़ हो रहा है वो उसके विपरीत हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये मैं कुछ भी नहीं जान रही हूँ, ऐसा कह रही। क्योंकि वो अब अपने ससुराल से मायके में आ रही है, इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे रह रह के अपने ससुराल की याद आ रही है। मुँह के कौरा काबर उगला जाए, रही रही गोड़ फड़क थे काबर हाय। कौरा का मतलब निवाला होता है, काबर का मतलब क्यों। वो यहाँ पे कह रही है कि मुंह में निवाला तक नहीं जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, वो जो मैं खा रही हूँ वो उगलते जा रहा है। रह रही गोड़ फड़क थे, रह रहे मतलब रुक रुक के, गोड़ का मतलब होता है पैर, कि रुक रुक के जो मेरा पाँव है वो फड़क रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ससुराल की याद में उसके जो मन की व्याकुलता है वो बढ़ते जा रही है। मोर नगरिया पावत हो ही घाम, बैरी बादर तय कस होगे बाम। अब ये कह रही है कि मेरे ससुराल में अब घाम का मतलब होता है धूप, छत्तीसगढ़ी में धूप को घाम कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे ससुराल में अब बहुत ही ज़्यादा धूप हो चुकी है, पता नहीं, बादल मतलब बादल, बैरी यानी शत्रु, पता नहीं ये बादलों को मुझसे क्या दुश्मनी हो गई है कि अब वे विपरीत चाल चल रहे हैं, उल्टा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पति को वहाँ बहुत गर्मी है, तो नगरिया, नगरिया मतलब जो नागर चलाते हैं ना, खेतों में काम करते हैं, उसे नगरिया कहा जाता है। तो इस लड़की का जो पति है वो खेत जाता है, इसलिए वो कह रही है कि मेरे पति को घाम, जो धूप है उसकी व्याकुलता सता रही होगी। अब आगे है, थकहा आही पाही घर ल उदास, कैसे तोरा करही बूढ़ी सास। अब वो अपने यहाँ पे पति जो उसका कष्ट पा रहा है, क्योंकि अभी ससुराल में नहीं है, तो अपने पति के कष्ट को कल्पना करके, याद करके मायके में वो लड़की दुखी हो रही है, और कह रही है कि थक हार के जब उसके पति घर पे आएंगे तो घर में क्या होगा, उदासी छा जाएगा। कैसे तोरा करही बूढ़ी सास, और मेरी जो सास है वो बूढ़ी हो गई है, वो घर के सारे कामकाज कैसे करेगी। तो ऐसा सोच सोच के जो लड़की है वो दुखी हो रही है, वो अपने मायके में है लेकिन ससुराल में अपने पति की दशा को याद करके वो रो रही है, दुखी हो रही है। कैसे डहर निहारों लगथे लाज, फुंदरा वाला बजनी पन्ही बाज। अब यहाँ पे है, डहर मतलब जो साइड रहता है, निहारों का मतलब होता है देखना, फुंदरा वाला बजनी पन्ही, पन्ही का मतलब होता है चप्पल, जो चप्पल पहनते हैं वो, और यहाँ पे बजनी पन्ही का मतलब होता है कि चमड़े का वो जूता जिसे पहनकर चलने पर आवाज़ आती है। तो यहाँ पे लड़की जो स्त्री है वो कह रही है कि चमड़े का फुंदरा वाला जूता जिसकी आवाज़ से मेरा ध्यान उधर जा रहा है, मतलब अपने पति की ओर जा रहा है, मैं कैसे उस रास्ते को निहारो, मुझे शर्म सी आती है। कहने का मतलब पति के आगमन की आहट से वह लज्जा से भर उठती है। तो इन सारी चीज़ों को वो स्त्री है वो याद कर रही है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 खंड में छंद, बरवा छंद बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले कि विदाई के समय का था, जब एक लड़की का विदाई होकर ससुराल में जाती है तो उस समय उसकी मनोदशा कैसी होती है। उसके बाद सेकंड बा में हमने पढ़ा कि जब ससुराल में रहती है तो उसे मायके की याद आती है, तो किस तरह से बेचैन रहती है। और तीसरे में हमने पढ़ा कि जब वो ससुराल से अपने मायके में आती है तो मायके में उसे ससुराल की बहुत याद आती है, वो अपने ससुराल में सभी की चिंता करती है, अपने पति को याद करती है, और उस याद में हमेशा वो व्याकुल रहती है। तो इस तरह से बरवा छंद में तीनों कंडीशन में स्त्री के मनोभाव और उसकी दशा को बताया गया है।
अगर आपको छत्तीसगढ़ी बरवा छंद की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।